जय हिंद बच्चों। अभी तक जैसे कि हमने देखा था, ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे, फ्लूइड्स के बारे में पढ़ चुके थे, फ्लूइड्स में होने वाले फिनोमेना, प्रेशर के बारे में पढ़ चुके थे, नॉर्मल प्रेशर के बारे में पढ़ चुके थे, और उसके अलावा एक स्पेशल केस जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और कहें हम बुओयंट फोर्स, उसके बारे में कुछ हम पढ़ चुके थे। इसके बाद आते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके पीछे एक कहानी भी है। जैसे आर्किमिडीज को जो वहाँ के राजा थे उन्होंने काम दिया और उसमें बताया गया कि ये एक ताज है जो सोने का बना हुआ है, उसका कितना सोना लगा हुआ है ये मेजर करना है विदाउट यूजिंग एनी वेइंग मशीन। आर्किमिडीज सोचना पड़ गया, बिना वेइंग मशीन का कैसे मेजर करूंगा। सोचते 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 बहुत दिन निकल गए, आखिरी वक्त आ गया। उसके बाद आर्किमिडीज अपने बैठ के नहा रहा था टब में। उस टाइम पे जैसे ही वो पानी के अंदर गया, तब कंप्लीट लेवल का था, पानी बाहर निकला। तो जब आपके ऊपर प्रेशर होता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे जर्मनी में जो हुआ था नाजी के टाइम पे, बहुत ही जबरदस्त लेवल के इन्वेंशन हुए थे, क्योंकि प्रेशर था कि नहीं किया यू विल बी डेड। तो उस प्रेशर की वजह से आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल दिया, जो कि कहता है कि जो आपका वेट, जो पानी आपकी बॉडी की वजह से डिस्प्लेस होगा, जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो इक्वल होगा आपके वेट की वजह से, समझ गए। और जो बोएंट फोर्स है जो आपकी बॉडी पे एक्ट करेगा वो इक्वल होगा आपके वेट के ऊपर। पढ़ना पॉइंट, चलो समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपको क्वेश्चन बताया था मैंने, जिसका आंसर मैं पिछली ही वीडियो में आपको दे चुका हूं। वाई सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट एंड सम मास, सेम मास ऑब्जेक्ट्स सिंक इन द वाटर। मीन्स दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये मान लेते हैं, एक कॉर्क और एक पिन। इन दोनों का मास m है। पिन तो नीचे डूब जाती है, जैसे ही हम पानी में डालते हैं जो पिन है ये नीचे डूब जाती है, लेकिन जो ये कॉर्क है ये ऊपर तैरता रहता है। इसका रीजन क्या है? जैसे कि आप देख पा रहे हो, और पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि बोएंट फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है आपका डेंसिटी पे। तो डेंसिटी ऑफ दिस पिन, डेंसिटी ऑफ पिन is greater than the buoyant force. Hence ये जो पिन है ये डूब जाएगी। वहीं जो डेंसिटी है इस कॉर्क की वो कम है, तो ये तैरता रहता है, क्योंकि डेंसिटी जो है आपकी डिपेंड कर रही है मास के ऊपर। मास सेम है, डेंसिटी डेंसिटी अगर ज़्यादा हो जाएगी, जो डाउनवर्ड पुल है वो इंक्रीज करेगा, वो डोमिनेट करेगा। तो जब डाउनवर्ड पुल डोमिनेट करेगा उसकी वजह से अप थ्रस्ट जो कम होगा। तो डेंसिटी इंक्रीज का मतलब जो बोएंट फोर्स है वो आपका डिक्रीज हो गया। बोएंट फोर्स जो है वो आपका डोमिनेटिंग नहीं रहा, जो डाउनवर्ड फोर्स है वो डोमिनेट रहा। उसकी वजह से जो बॉडी है वो सिंक कर जाती है, डूब जाती है। चलो ये समझ आ गया। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने से पहले एक ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझते हैं, जिसमें एक स्ट्रिंग ली है जो इलोंगेट कर सकती है। मींस इसकी जो स्ट्रेचेबल स्ट्रिंग ली है, ये इसके ऊपर एक लगा दिया मास, कोई भी मास m, ये हो गया मास। अब अगर इस मास को पानी के ऊपर यहां से लेके आते हैं इनिशियली, तो जो इलोंगेशन है, जितना मान लेते हैं, ये जो खिंचाव था इसमें 10 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिंग है, क्योंकि वेट की वजह से क्या होगा, इस वेट की वजह से एक डाउनवर्ड पुल होगा mg। वो जो है अगर इसके ऊपर पानी के सरफेस के ऊपर लाते हैं इस मास को, फिर इसको धीरे धीरे पानी के अंदर डुबोते हैं, तो जो ये mg है ये आपका कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसके ऊपर लगेगा एक अपथ्रस्ट, बोएंट फोर्स। अब बोएंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर लगेगा,
इस बॉडी के ऊपर बोएंट फोर्स लगने की वजह से ये जो डाउनवर्ड फोर्स है, ये डाउनवर्ड फोर्स डिक्रीज होगा, और क्योंकि अपवर्ड फोर्स एक लगने लगा, रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग थी ये 9.5 सेंटीमीटर की रह जाएगी, क्योंकि ये तनाव में थी, ये खींची हुई थी। जैसे ही अब थ्रस्ट लगा तो ये थोड़ा सा ऊपर हो गई, फिर और नीचे डुबोया तो और ज्यादा अप थ्रस्ट लगा, और नीचे डुबोया और थ्रस्ट लगा, लेकिन मैक्सिमम अप थ्रस्ट हो जाएगा जब इस बॉडी को कंप्लीटली पानी में डुबो देते हैं। एक बार ये मास कंप्लीटली पानी में डूब गया, उसके बाद इसको चाहे कितना भी नीचे ले जाओ, अप थ्रस्ट जो लग रहा है वो सेम रहेगा इस बॉडी के ऊपर, लेकिन जो प्रेशर लगेगा वो इसमें चारों तरफ से लगता रहेगा, जो कि डेप्थ के साथ साथ मीन जितना नीचे ले जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बॉडी को, ठीक। लेकिन जो अप थ्रस्ट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स ये जो स्ट्रिंग है ये अगर कंप्लीटली पानी में डूब गई और इसके सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर की रहेगी, इसके बाद इसको पानी में कितना भी डुबो लो ये 9 सेंटीमीटर की रहेगी, लेकिन जैसे ही पानी से निकालोगे धीरे धीरे 9 सेंटीमीटर से 9.2, 9.5, 9.7, 10 सेंटीमीटर जो कि इसके मैक्सिमम थी, जो ये बिल्कुल बाहर थी, फिर 10 सेंटीमीटर फिर से हो जाएगा। मतलब मास अगर हम एक बॉडी को पानी में डाल देते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, इसलिए हम पानी के अंदर किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाना भी आसान होता है, क्योंकि कुछ तो हम फोर्स लगा रहे हैं, कुछ पानी उसको उठाने में मदद कर देते हैं। समझ आ गया? ये था, इसमें से निकालते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो कि आपको कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट बताएंगे क्या है, फिलहाल इसको समझ लीजिए। द स्ट्रिंग इलोंगेट्स एज लॉन्ग एज द मास, जो मास है वो या फिर कोई भी बॉडी इज आउटसाइड वाटर, पानी से बाहर है तो उसकी मैक्सिमम इलोंगेशन होएगी, जो कि आपकी इस एग्जांपल में बता दी 10 सेंटीमीटर। When the mass is submerged in water, then the elongation starts to decrease, क्योंकि एक upward force, upward buoyant force starts to apply on the body, which decreases the downward force, which is weight। समझे? क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, ये प्लस ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। अब द इलोंगेशन स्टॉप्स, इलोंगेशन जो है जितना था मान ये स्टॉप्स व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर, कंप्लीटली पानी में डूब जाएगी तो उसके बाद जो खिंचाव था वो स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद कितना भी डुबो लो, जो मैंने यहाँ पे बताया कि एक 9 सेंटीमीटर रह जाएगा, तो 9 सेंटीमीटर विल बी देयर आफ्टर ए सर्टेन आफ्टर अ टाइम व्हेन द बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड, कंप्लीटली पानी में हो गई, 9 सेंटीमीटर रह गया, ठीक है। अब इसको देखते हुए आर्किमिडीज ने अपना प्रिंसिपल दिया, जो कि कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी, एक बॉडी इज इमर्स फुल्ली, या तो फुल्ली इमर्स्ड हो या पार्शली एक फ्लूइड में, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स, सबको पता है, विच इज इक्वल टू, जो बॉयंट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में वो इक्वल होगा मास ऑफ द फ्लूइड, मास ऑफ द फ्लूइड के। मास जो होता है, मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो मास जो है वो आपके फोर्स के इक्वल नहीं हो सकता, तो वेट के जो बॉडी का वेट है वो उतना ही एक बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स विच इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेड। समझ गए? तो बॉयंट फोर्स निकालने के लिए जो पानी नीचे गिरा है उसका वेट के इक्वल होगा, समझ गए? क्योंकि पानी के अंदर 5 किलो का पत्थर डाला, तो जो पानी बाहर आएगा वो भी 5 किलो ही वेट होगा उसका, तो जो फोर्स लग रहा है जो हमारी बॉडी लगा रही है वो जो बाहर पानी निकल गया उसके इक्वल होगा। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली, मतलब कंप्लीटली और पार्शियली इन अ फ्लूइड, या तो कंप्लीट डुबा दो तो ज्यादा पानी निकलेगा, या थोड़ी डुबाएंगे थोड़ा पानी निकलेगा, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स, सबको पता है, जो कि इक्वल होगा वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, जितना पानी बाहर गिरा है उसके। समझ आ गया? ये कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव डेंसिटी, और इस कॉन्सेप्ट का यूज भी क्यों करते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव मतलब किसी चीज से रिलेट करके,
हम डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का यूज क्या है? जैसे कि डेंसिटी आपको पता है, वाटर की डेंसिटी होती है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं? अगर रिलेटिव डेंसिटी हम लिखें किसी भी दूसरे सब्सटेंस की, मान लेते हैं डेंसिटी है 5000 kg पर मीटर क्यूब, तो हम उसको डिफाइन कर देंगे रिलेटिव डेंसिटी के टर्म में, ताकि ये जो 5000 10,000 इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी है इसको कम कर सके और एक स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन किया जा सके। क्योंकि मोस्टली हम स्टडी करते हैं फ्लूइड जो है, जिसमें हम स्टडी करते हैं सारी चीज़ जो अपने आसपास भी है, पानी से स्टडी करते हैं, तो हम रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लेके इसलिए आए हैं ताकि हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर सके एक डेंसिटी का उसके वाटर के साथ, ताकि हमें पता चल सके इसमें ये डूब सकता है नहीं। तो रिलेटिव डेंसिटी जो होती है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू density of a substance can be gold, silver, iron, also cobalt, nickel and all these things। उन सब्सटेंस की जो डेंसिटी है उसको डिवाइड अगर कर देते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज इक्वल्स टू द रिलेटिव डेंसिटी। अब न्यूमरेटर भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर भी डेंसिटी, ऐसा यूनिट क्या होगी? डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, देयर विल बी नो ऐसा यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होती है। इसको फॉर्मूला, उससे पहले डेंसिटी, पानी की डेंसिटी क्या होती है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये याद रख लेना, न्यूमेरिकल आ सकता है। अब क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है आपका रिलेटिव डेंसिटी सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल्स टू 10.8 है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये गलत लिखा है, ये होगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो क्या होगी? 1000 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है आपको। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर मीन्स डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। सो रिलेटिव डेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया। तो डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या हो गई? सिल्वर की डेंसिटी निकालने के लिए जो वाटर की डेंसिटी है इसको इधर लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू रिलेटिव डेंसिटी विच इज 10.8 multiplied by density of water which is 1000 kg per meter cube, that is equals to into 10⁻²kg per meter cube। ये हो गई आपकी सिल्वर की डेंसिटी। ऐसे निकालते, समझ गए? रिलेटिव डेंसिटी अगर गिवन है तो इस छोटा सा न्यूमेरिकल करा दिया। अब इसको देख के बताइए कि क्या है, सिल्वर को अगर हम पानी में डालते हैं तो डूबेगा कि नहीं? सिल्वर को पानी में डालेंगे तो डूबेगा कि नहीं? इसका आपको आंसर देना है कि डेंसिटी ज़्यादा है, एक सिल्वर कॉइन को पानी में डालते हैं तो क्या होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलो फिर अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब हम अगले जो क्लास होगी उसमें करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, उससे पहले न्यूमेरिकल करते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं वो न्यूमेरिकल से और भी क्लियर हो जाएंगे। कैसे सोल्व करते हैं पेपर में अगर आ जाते हैं, आपके बोर्ड्स में, आपके जो नॉर्मल प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें अगर आ जाते हैं तो कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्कार।